हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 नवंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डेली की तरह सबसे पहले देखेंगे हम वीडियो में कोटेशन। तो आज का कोटेशन है, पानी को भी तैरना हो तो खुद को बर्फ में बदलना पड़ता है, उसी तरह जीवन में सुखी होना है तो विचारों को समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमें अपने विचार को भी उसी के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपका एज बढ़ता है तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपका विचार होता है। लेकिन अगर आपको सुखी होना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो विचार है वो समय और परिस्थिति के अनुसार है कि नहीं है। ओके, परिस्थिति के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार आपका विचार होना। और इसी के साथ साथ आपके विचार अच्छे होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके विचारों में मानवता झलकना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो आपके विचारों में बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप एक मानव को मानव के जैसे ट्रीट करें। किसी को भी ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये मतलब आप शो ना करें कि आप अमीर हो आप गरीब हो। बिल्कुल मानवता का ख्याल रखते हुए सबके साथ इक्वल ट्रीट करें। ओके, यानी कि विचारों में मानवता सबसे ऊपर रखें और अपने विचार को एकदम से स्ट्रॉन्ग रखें। ऐसा नहीं कि आपका कोई अच्छा विचार हो और कोई आकर के बाहर से आपको गलत विचार दे दे और आप परिवर्तित हो जाए। यानी कि अच्छे विचार हो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, बट समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आपके विचार बदलते रहना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है और जो परिवर्तन नहीं करता है अपने आप में वो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाता है। तो इसको फॉलो करिएगा, आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़िए, चलते हैं, देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। तो सेम टू सेम आज भी वही चैलेंज है, 5 चैलेंज है आपके सामने। मिनिमम 21 डेज़ तक फॉलो करना है क्योंकि उसके बाद ये आपका हैबिट बन जाएगा और आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल बना देगा। यहाँ पे आपको सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है और खुद को ईमानदारी के साथ, कोई और आपको बाहरी से नंबर देने नहीं आएगा, आपको खुद को 5 में से नंबर देना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज आपको 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, जितना भी मिलेगा वो ईमानदारी से बताना है कमेंट करके। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। ओके, कोई समस्या हो इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बताना है कि स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी में। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है किसके द्वारा, ए कृषा वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? कृषा वर्मा जी के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका में हुआ है। ओके, या तो अमेरिका रहेगा या तो कोलोराडो रहेगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे आपके नाम दे करके पूछ सकता है कि चर्चा में रही खिलाड़ी कृष्णा वर्मा जी ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनेगा, नाम दे करके पूछ देगा कि चर्चा में रही खिलाड़ी कृष्णा वर्मा जी का संबंध किस खेल से है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 से 3 तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आए आपको अच्छे से स्ट्रगल करना है। दोस्तों ये जो इस बार का आयोजन हो रहा है अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी, ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी का, जो कि कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। ओके, इसमें दोस्तों कृषा वर्मा जी ने 75 किलोग्राम का जो महिला वर्ग था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान देना है, क्या नाम है, कृषा वर्मा जी। ओके, ये है मुक्केबाजी से संबंधित। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। यानी कि अब वो कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे बटरफ्लाई पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा पार्क है वो, तो वो है सी पक्के बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? पक्के बाघ अभ्यारण्य। ये है कहाँ पे, किस राज्य में है? ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है पक्के बाघ अभ्यारण्य, जहाँ पे बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओके दोस्तों, ये तितली पार्क है। ओके, यानी कि बटरफ्लाई तितली पार्क।
और यहाँ पे इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के ही वहाँ के स्वास्थ्य परिवार कल्याण और जल संसाधन मंत्री हैं जिनका नाम है BU राम वहागे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण और जल संसाधन मंत्री, इन्हीं के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। तो यहाँ पे बात हो रहा है पक्के बाघ अभ्यारण्य का, और कहाँ का बात हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे एक और फेमस नेशनल पार्क है, वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो है मेहाओ। क्या है, मेहाओ नेशनल पार्क। और मेहाओ के नाम से ही यहाँ पे एक क्या है, झील है। ओके, तो आपके एग्जाम में अगर मेहाओ झील पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, नेशनल पार्क पूछे तो उसका भी आंसर अरुणाचल प्रदेश ही होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का। तो एग्जाम में हमारे पूछता है एक क्वेश्चन की आर्किड का स्वर्ग किस राज्य को मतलब कहा जाता है, या फिर किस राज्य में है ये, तो ये आर्किड का जो स्वर्ग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये आर्किड क्या है, ये एक तरह का फूल है। तो आपके एग्जाम में पूछे कि आर्किड का स्वर्ग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का ही। तो यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं। एक तो आता है कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में किस राज्य में होता है, तो सबसे पहले यहीं पे होता है अरुणाचल प्रदेश में। जब आप मैप देखोगे और मैप में जब आप नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखोगे तो यहाँ पे जो एरिया है ये यही है अरुणाचल प्रदेश। ओके, और ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो यहाँ पे राज्य है, उन सभी राज्यों में ये सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा मठ पाया जाता है। कौन सा मठ है वो है तवांग मठ। ये सब एग्जाम में हमारे आता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है अच्छे से। तवांग मठ कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, तो वो है पेमा खांडू जी। कौन है, पेमा खांडू जी। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, तो वो है त्रिविक्रम परनाइक जी। ये है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर, और CM है पेमा खांडू जी। जहाँ के पक्के बाघ अभ्यारण्य में क्या खुला है, बटरफ्लाई पार्क। ओके, तो ध्यान देना है इसको। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो किसकी बात हो रही है, ये प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की। तो बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे किया जाएगा, तो ये होगा C, नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। ये 5 नवंबर से स्टार्ट होकर के 6 नवंबर तक, यानी कि 2 दिन का है ये आयोजन। कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जो बुद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो बुद्ध धम्म है, इससे क्या कहना है, हमें एशिया को एक मजबूत स्थिति में लेकर के जाना है। यानी कि जो बुद्ध का धम्म है वो पूरे एशिया में फैलाना है अच्छे से। यहाँ पे बात हो रहा है बुद्ध धर्म की, यानी कि जब ये बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है तो हमारे एग्जाम के लिए बौद्ध, जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो उसमें बौद्ध धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को आएगा कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सबसे पहला प्रश्न। ओके, ये है बुद्ध जी का जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व। ओके, और दूसरा प्रश्न आता है इनके मतलब बुद्ध जी से रिलेटेड, किस एज में मतलब किस वर्ष में इन्होंने अपने घर का गृह त्याग किया था। किस एज में, तो वो 29 वर्ष की आयु में। ओके, और मतलब गृह त्याग करने के बाद इन्होंने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ली थी वो किस गुरु से ली थी। और वही हमारे एग्जाम में ऐसे भी बन के आता है कि बौद्ध जी का यानी कि बुद्ध जी का गुरु थे वो कौन थे, ऐसे आता है। तो उन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। उनका नाम है अलार कलाम, यानी कि अलार कलाम ही क्या थे, गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। ओके, और इनको जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था तो फिर 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्त हुआ था,
इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से ये बौद्ध कहलाए थे। 35 वर्ष की आयु में इनको दोस्तों निरंजना, ये भी एग्जाम में पूछता है, किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना, जिसको बोलते हैं फल्गु नदी। ओके, या तो आप निरंजना देखिए या तो फल्गु, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस नदी के किनारे जो एक पेड़ था, वो कौन सा पेड़ था? तो वो था पीपल का पेड़। यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब हमारे एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से बताया जा रहा है। ओके, और दोस्तों इन्होंने बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि वो किस लैंग्वेज में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बौद्ध शिखर सम्मेलन इस बार हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बताना है कि स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन से खिलाड़ी हैं वो? तो वो है बी, अतनु दास जी। क्या नाम है? अतनु दास। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे फिर से कि एग्जाम में पूछे अगर डायरेक्ट स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट 2024 कहाँ पे हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। कौन सा पदक आया है? तो कांस्य पदक आया है। अतनु दास जी किस गेम से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। तो 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ भी घुमा करके बनेगा, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को देख लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ शक्ति 2024 आयोजित हुआ है? तो बताना है कि जो गरुड़ शक्ति ये अभ्यास है ये किस देश के साथ हुआ है? भारत का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसके साथ हुआ है? तो सी, इंडोनेशिया। किसके? इंडोनेशिया के। दोस्तों यहाँ पे जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है इसमें दोनों देशों के 25 सैनिकों यानी कि 25 सैनिकों ने भाग लिया है। और ये जो अभ्यास है ये चलेगा 12 नवंबर तक, और ये इस बार का 9वें नंबर का संस्करण है। ओके दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का है और कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात हो रहा है दोस्तों इंडोनेशिया का, तो यहाँ पे लिखा है जकार्ता। इंडोनेशिया की पहले राजधानी क्या थी? जकार्ता थी। क्या थी? जकार्ता। अब ये चेंज हो गई है। अब क्या हो गया है इसका राजधानी? अब हो गया है नुसंतारा। क्या हो गया है? नुसंतारा। तो ये इसकी नई राजधानी बनी है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है इसका। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है इंडोनेशिया में। नाम है गरुड़ शक्ति। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका अध्यक्ष किस देश को बनाया गया ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसे बनाया गया है? तो ये बना है अपना प्यारा भारत। दोस्तों ये जो अध्यक्ष बना है ये 2 साल के लिए बना है। कब से कब तक? 2024 से लेकर के 2026 तक। और ये बना है अध्यक्ष, और इसी टाइम पीरियड के लिए इसका जो उपाध्यक्ष बना है, उपाध्यक्ष वो कौन सा देश बना है? तो वो बना है फ्रांस। तो बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। दोस्तों ये जो घोषणा किया गया है कि ये अध्यक्ष बनेंगे, ये उपाध्यक्ष बनेंगे, ये जो 7वीं नंबर की इसकी बैठक थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है। और दोस्तों ये जो ISA है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 30 नवंबर को, और ईयर था 2015 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये गठन हुआ था फ्रांस में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे दोस्तों? अपने प्यारे भारत में, यानी कि जो गुड़गांव है जिसको हम लोग गुरुग्राम बोलते हैं, ये हरियाणा में है, यानी कि इंडिया में है। यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ये दोस्तों हेडक्वार्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये एक पहला हेडक्वार्टर है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हेडक्वार्टर भारत में है। यानी कि इससे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हेडक्वार्टर भारत में नहीं था। ये पहला ऐसा गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा, यानी कि इंडिया में है, अपने प्यारे भारत में है। और दोस्तों ये जो
मतलब सौर गठबंधन है, ये जब आप पृथ्वी पे देखोगे कर्क रेखा और मकर रेखा, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो सनलाइट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ती है। तो इस बीच में जो जो देश आते हैं उन सभी को मिला करके ये गठबंधन बनाया गया है। यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, उन्हें ही मिलाया गया है इस गठबंधन में। और बात हो रहा है कि हम कैसे सौर ऊर्जा को कैसे कुशल तरीके से हम यूज कर सकते हैं और किसको समाप्त करना है, किसको कम करना है, जीवाश्म ईंधन को। यानी कि जीवाश्म ईंधन की जगह हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है, जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में देश हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलता है। ओके दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, यानी कि उसका पूर्ण मेंबर बनने वाला 100वें नंबर का देश कौन बना है। कौन नंबर का? 100 नंबर का। ये एक माइलस्टोन है 100वें नंबर का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो है दोस्तों पराग्वे। कौन है? पराग्वे है 100वें नंबर का देश जो बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कंप्लीट मेंबर। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमारे एग्जाम में आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ड्यूमा बोको, क्या नाम है इनका? ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये नाम आप देखिए, ड्यूमा बोको, और बताइए कि ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किस देश के बने हैं दोस्तों ये? तो ये बने हैं डी, बोत्सवाना के। कहाँ के? बोत्सवाना के। बोत्सवाना है कहाँ पे? ये है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। जब आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप का मैप, तो ऐसे आपको मैप मिलेगा, ऐसे। तो यहाँ पे बीचों बीच में है क्या? बोत्सवाना है। यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके चारों तरफ मतलब लैंड वाले ही देश हैं, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है, और ये अफ्रीका में है। दोस्तों बोत्सवाना से हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, वो ये आता है कि अरोपा की खान कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका के इसी बोत्सवाना देश में है अरोपा की खान। बार बार एग्जाम में पूछता है, और ये भी पूछता है कि अफ्रीका का अरोपा की जो खान है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ से हमें इस खान से क्या मिलता है? तो हीरा मिलता है। क्या मिलता है? हीरा मिलता है अरोपा की खान से, जो कि अफ्रीका के बोत्सवाना में ही है। ओके, और हीरे का ही एक प्रसिद्ध खान अफ्रीका का एक और है, वहाँ भी हीरा ही मिलता है, उसे बोलते हैं किम्बरले की खान। क्या बोलते हैं? किम्बरले की खान। लेकिन ये अफ्रीका के कौन से देश में है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। ये है अफ्रीका के जो देश है दक्षिण अफ्रीका, उसमें मिलता है ये किम्बरले की खान, जहाँ पे पाई जाती है हीरा। ओके, तो दो फेमस खान है हीरा के लिए, एक तो अरोपा की खान जो कि बोत्सवाना में है, और दूसरा है किम्बरले की खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। दोस्तों यहाँ के कौन बने हैं राष्ट्रपति? नाम है ड्यूमा बोको। ओके दोस्तों, इन्होंने सन 2010 में बोत्सवाना का जो नेशनल फ्रंट था उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 2014 से लेकर के 2019 तक ये विपक्ष पार्टी के नेता थे, और अब ये बने हैं क्या? राष्ट्रपति। ओके, तो ध्यान देना है, बात हो रहा है बोत्सवाना का। तो देखिए बोत्सवाना की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गैबरोन। क्या है? गैबरोन है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है इसका दोस्तों पुला। क्या है? पुला। इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, PULA, ये इसकी मुद्रा, और गैबरोन है इसकी राजधानी। बात हो रही है बोत्सवाना की। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि ये जो दीपम 2.0 योजना है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। ए कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ का जो एक पहल है जिसका नाम है सुपर 6 प्रॉमिस, उसी के तहत ये दिया जा रहा है दीपम 2.0 योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर। ओके दोस्तों, इसका वजह क्या है, क्यों दिया जा रहा है? यहाँ के जो CM है उनका कहना है कि इससे जो घर की स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी और महिलाएं स्वच्छ खाना बनाएंगी, यानी कि खाना पकाने में एक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेंगी। इससे उनका स्वास्थ्य, यानी कि जो चूल्हे में जो खाना बनता है उससे जो धुआं लगता है उससे स्वास्थ्य मतलब खराब होता है,
तो इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो दीपम 2.0 है, इसके तहत महिलाओं को कुछ वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि इससे महिलाओं के अंदर जो सशक्तिकरण है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। ओके, तो बात हो रहा है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तो ये योजना चर्चा में है। तो यहाँ के सीएम देख लीजिए कि सीएम कौन है। यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी। ओके, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो वो है एस अब्दुल नजीर जी। कहाँ की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आंध्र प्रदेश बहुत ही फेमस ये एक राज्य है, क्योंकि ये दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना था। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। और कई एग्जाम में हमारे ईयर पूछ देता है कि किस सन में बना था, तो 1953 में बना था। भाषा के आधार पर एक अलग राज्य। ओके, इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी है अमरावती में। अमरावती दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से और भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है कि नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही है। क्या नाम है, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। ओके, और यहाँ का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, वो भी हमारे एग्जाम में आता है, जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तो ध्यान देना है, इसी आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है। दोस्तों ये जो मुफ्त गैस सिलेंडर है, ये इनको हर साल यानी कि प्रति वर्ष 3 सिलेंडर दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, चर्चा में रही थारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है। तो किस जनजाति की बात हो रही है जो चर्चा में है, नाम है थारो जनजाति। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ की रहने वाली है ये, तो ये है दोस्तों ए मणिपुर की। थारो जनजाति कहाँ की है, मणिपुर की है। और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको जो स्टेटस दिया गया था स्वतंत्रता के बाद कि आप किससे मतलब किसके संबंधित हो, आप कुकी समूह से संबंधित हो। तो इसको ये लोग मना कर रहे हैं कि हम कुकी समूह से रिलेटेड नहीं है। तो इसी बात का यहाँ पे चर्चा बना हुआ है कि इन्होंने जो अपना स्टेटस था कि ये कुकी समूह की ही है जनजाति, ये उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए चर्चा बना हुआ है। इन्होंने कहा है कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है, हमने इसे मर्जी से स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों ये जो थारो जनजाति है, ये मणिपुर का जो इम्फाल घाटी है, वहाँ के ये मूल निवासी हैं, यानी कि स्वदेशी लोग हैं। ओके, और दोस्तों या तो आपके एग्जाम में ये देख करके पूछ सकता है, या फिर इन्हीं जनजाति को 2-3 और नामों से बुलाया जाता है। एक तो चिल्लिया कहा जाता है इनको, या फिर कुकीहीन कहा जाता है, या फिर तिजांग, या फिर थेरुवन। ये इनके अन्य 4 नाम है। तो आपके एग्जाम में अगर ये कोई भी नाम दे दे तो आप समझ जाइए कि थारो जनजाति की ही बात हो रही है। ओके दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे कि मणिपुर में बहुत ही मतलब हिंसा हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए। जब आप देखोगे मणिपुर को, तो मणिपुर दोस्तों एक देखने में स्टेडियम के जैसा है। क्यों स्टेडियम जैसा, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, और इसके चारों तरफ क्या है, मतलब पहाड़ी एरिया है। तो ये जो प्लेन एरिया है, इसमें वहाँ पे रहते हैं मैतेई लोग। कौन लोग, मैतेई लोग, मतलब मैतेई जनजाति। और ये जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे नागा जनजाति और यहाँ पे कुकी जनजाति रहते हैं। तो वहाँ पे जो अभी मुद्दा चल रहा है, जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि जो ये मैतेई लोग हैं, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, वो वहाँ पे आराम से घर बनाते हैं और स्कूल शिक्षा जो भी वहाँ पे ग्रहण करते हैं वो उनको ईजिली मिल जाता है। और इनको जो क्या किया गया है, इनको SC और OBC कैटेगरी में रखा गया है। और जो नागा है इनको ST माना जाता है, और जो कुकी हैं इनको भी ST माना जाता है। तो मैतेई लोगों का ये बात था कि जो भी इस एरिया में मतलब अधिकार है वो नागा और कुकी को मिलता है कि हम इनकी एरिया की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, और ये आकर के हमारे एरिया में ज़मीन खरीद लेते हैं। तो मैतेई लोग कह रहे थे कि हमें भी
एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। तो कोर्ट भी कहता है ठीक है, हम इसको संज्ञान में लेते हैं, और इसी बात पे वहाँ पे बवाल हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैतेई लोग इतने मतलब अच्छे पोजीशन पे हैं, इनको फिर एसटी क्यों बनाया जा रहा है, फिर इनको एसटी के तहत आरक्षण सुविधा क्यों दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के वहाँ पे विवाद बना हुआ है। तो यही है मेन पिक्चर, लेकिन हमारी सोशल मीडिया कोई भी यानी कि कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर इसको कवर नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आप अपने स्तर पे हो सके तो इसको आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि ऐसा वहाँ पे चल रहा है। मतलब कई दिन से कई गांव वहाँ पे जलाए जा रहे हैं और बहुत ही तगड़े लेवल पे हिंसा चल रहा है। बात हो रहा है मणिपुर का। तो मणिपुर का एज ए राज्य के रूप में मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला था, तो ये मिला था 21 जनवरी को 1972 में। ये इस दिन पूर्ण राज्य बना था मणिपुर। और मणिपुर में ही एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। और इसी झील में एक नेशनल पार्क है, उद्यान है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है केइबुल लामझाओ। ये बहुत ही फेमस है। क्यों बहुत ही फेमस है? क्योंकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है, यानी कि फ्लोटिंग, ये बहता हुआ नेशनल पार्क है। पूरे विश्व का पहला नेशनल पार्क है ये। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है इसका? केइबुल लामझाओ। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है, मणिपुर के लोकटक झील में। ओके, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जो भी लगा हो वो कमेंट करके आप बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।